जी स्टूडेंट, वाटर की हाइड्रोजन बॉन्डिंग की जो आपने अभी बात सुनी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना। हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है ये वाटर मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट करती है, ये फोर्स। अब इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग अच्छा एक चीज़ आपको ये भी देखनी है कि एक तरफ है कोवलेंट बॉन्डिंग और दूसरी तरफ है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जो कोवलेंट बॉन्डिंग है, कोवलेंट बॉन्ड जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है एज़ कम्पेयर टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेकिन इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वाटर जो है, एक तो ये अपनी लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। दूसरा ये है कि इसकी और बहुत सी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ वाटर की जो है इसी हाइड्रोजन की बॉन्डिंग की वजह से आती है। अच्छा, अब हम उन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की जो है वो बात करते हैं। मिसाल के तौर पर सबसे पहले वाटर इज़ ए सॉल्वेंट, वाटर एज ए सॉल्वेंट। अब अगर सॉल्वेंट प्रॉपर्टी की वाटर की बात करें तो स्टूडेंट देखें, सॉल्वेंट का मतलब है कि वाटर जो है ना ये एक ऐसा लिक्विड है जो बहुत सी चीज़ों को अपने अंदर डिज़ोल्व कर लेता है। और यहाँ एक और चीज़ ऐड करता चलूँ, यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, यानी इसकी यूनिवर्सलिटी का मतलब यह है कि पानी बहुत सी चीज़ों को अपने अंदर डिज़ोल्व करता है। मोस्ट ऑफ द सॉल्यूट्स आर डिज़ोल्व इन वाटर, यानी इसकी सॉल्युबिलिटी कह लें या इसकी डिज़ोल्व करने की जो पावर है कि ऐसी है कि ये बहुत ज़्यादा चीज़ों को डिज़ोल्व कर सकता है, ठीक है। तो यूनिवर्सल सॉल्वेंट को समझने के एक और चीज़ आपको देखनी है, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज़ इक्वल टू सोल्यूशन। ये भी आपको पता होना चाहिए। सोल्यूशन क्या है कि सोल्यूट अगर वाटर है, सॉल्वेंट अगर वाटर है, ठीक है, तो ये एक एक्वस सोल्यूशन कहलाएगा। मतलब ऐसा सोल्यूशन जिसमें वाटर हो, ऐसा सोल्यूशन एक्वस सोल्यूशन जो है वो कहलाता है, जिसमें वाटर हो, ठीक है। जिसमें सॉल्वेंट वाटर हो वो होता है एक्वस सोल्यूशन। तो अब सोल्यूट जो है, कोई भी चीज़ जो वाटर में हल हो सकती है हो जाए वो सोल्यूट कहलाएगी, ठीक है। और सोल्यूट जो है वाटर में, अगर फ़र्ज़ करें ये कोई सॉल्ट हो सकता है सोल्यूट, और ये कोई मतलब कोई पोलर कंपाउंड हो सकता है जो वाटर में हल होने की सलाहियत रखता हो, ठीक है। तो अब वाटर की जो सॉल्वेंट प्रॉपर्टी है ना, इसमें ज़रा देखते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग का क्या कंसर्न है। तो देखें वाटर की पोलैरिटी, वाटर एक पोलर मॉलिक्यूल है, पोलर मॉलिक्यूल होने का मतलब क्या है कि वाटर के मॉलिक्यूल के अंदर हमें ऐसे डिस्टिंक्ट पोल्स नज़र आते हैं, पॉजिटिव, स्लाइटली पॉजिटिव यानी पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव पोल। तो ये दिस इज़ वाटर मॉलिक्यूल और इसमें पोल्स हैं। दिस इज़ वाई वाटर इज़ कॉल्ड पोलर मॉलिक्यूल। पानी को पोलर मॉलिक्यूल भी कहते हैं। अब पानी चूँकि पोलर मॉलिक्यूल है तो ये क्या करेगा कि इसमें कोई भी चीज़ जो पोलर हो या उसमें जो है वो नेगेटिव पॉजिटिव आयंस हों तो उसमें डिज़ोल्व हो जाती है। तो अब हम बात करते हैं, फर्स्ट हम बात करते हैं सॉल्ट की, ठीक है। फ़र्ज़ करें ये वाटर मॉलिक्यूल है, इस बीकर के अंदर वाटर है, हमने ऊपर से सॉल्ट डाल दिया, सॉल्ट डाला से सॉल्ट कौन सा है, ऑर्डिनरी सॉल्ट है, सोडियम क्लोराइड। इसको जब वाटर में डालेंगे तो सोडियम क्लोराइड वाटर में डिज़ोल्व इसीलिए होता है कि वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है और जो सोडियम और क्लोराइड जो आयंस है ना ये डिसोसिएट हो जाते हैं। डिसोसिएट होने की वजह से सोडियम प्लस अलग हो जाता है और क्लोराइड नेगेटिव जो है वो ये अलग हो जाता है, जिसकी वजह से जो है ये सॉल्ट जो कि एक सॉलिड फॉर्म में होता है, ठीक है, सॉलिड फॉर्म में यानी पानी में डालने से पहले, हल करने से पहले सोडियम क्लोराइड सॉलिड फॉर्म में होता है, लेकिन जैसे ही पानी में हल होता है तो ये गायब हो जाता है, ये डिज़ोल्व हो जाता है। और जब ये डिज़ोल्व होता है तो होता क्या है कि एक सोडियम के इर्द गिर्द जो है वो ऑक्सीजन एटम जो है वो, फ़र्ज़ करें ये वाटर मॉलिक्यूल है, दिस इज़ पार्शियल पॉजिटिव साइन, दिस इज़ नेगेटिव। तो एक मैं इसको समझाने के लिए अगर बताऊं तो जो वाटर का पॉजिटिव वाला एंड है ना, यानी ये वाला नेगेटिव वाला ये ऑक्सीजन वाला पार्ट, ये सारा सोडियम के चारों तरफ जो है वो इकट्ठा हो जाता है एंड दिस इज़ स्लाइटली नेगेटिव। मैं यहाँ इसको सिम्बॉलिकली भी शो कर देता हूँ। सिमिलरली एक क्लोराइड आयन के साथ जो हाइड्रोजन एटम्स वाला जो पोर्शन है ना, ये प्लस वाला पार्ट, ये आकर के इकट्ठा होना शुरू हो जाता है और सारे क्लोराइड को जो है वो कवर कर लेता है।
तो इस तरीके से कोई भी चीज़ जिसमें पोलैरिटी हो या जो सॉल्ट्स की तरह पॉजिटिव नेगेटिव आयन कंटेन करती हो वो वाटर में ईज़िली डिज़ोल्व हो जाती है। तो यही स्टूडेंट डिज़ोल्व होने की एक प्रिंसिपल है कि कोई चीज़ वाटर में कैसे डिज़ोल्व होती है। जो चीज़ आयंस में नहीं कन्वर्ट हो सकती या जिसमें आयंस नहीं है या जिसमें पोलैरिटी नहीं है, तो जैसे कि नॉन पोलर थिंग्स, जो नॉन पोलर कंपाउंड्स हैं ना, कंपाउंड्स वो वाटर में हल नहीं होते, लाइक लिपिड्स। ठीक है, लिपिड्स मीन फैट्स एंड ऑयल्स। फैट्स एंड ऑयल वाटर में डिज़ोल्व इसीलिए नहीं होते क्योंकि उनमें पोल्स ही नहीं होते, और अगर पोल्स नहीं होंगे तो वो किस तरीके से नेगेटिव पॉजिटिव जो है वाटर के मॉलिक्यूल की अट्रैक्शन में आएंगे, वो इसी तरह जो है वो पानी के अंदर एज सच पड़े रहेंगे, डिज़ोल्व नहीं होंगे। जी स्टूडेंट्स, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अच्छा, आपको पता है कि ये हमारे पास एक बीकर में वाटर है और ये सारे वाटर के मॉलिक्यूल्स की मैं लेयरिंग बना रहा हूँ, पहली लेयर, दूसरी, तीसरी, इस तरीके से लेयर्स हैं। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का मतलब ये है कि वाटर जो है ना, बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसको बड़ा मुश्किल होता है इसको वेपराइज करना। इसको वेपराइज करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि बिटवीन मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट, और वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो मॉलिक्यूल्स को जुदा नहीं होने देती, उनको आइसोलेट यानी सेपरेट नहीं होने देती। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि सराउंडिंग से हीट प्रोवाइड करते हैं। ये हीट सराउंडिंग में वैसे आपको पता ही है कि हमारे एनवायरनमेंट में हीट तो होती है, तो एनवायरनमेंट से यहाँ मैं लिखता हूँ एनवायरमेंटल हीट एनर्जी। एनवायरमेंटल हीट एनर्जी जो है वो सराउंडिंग से मिलेगी, और जो दो वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड है ना, ये वाला हाइड्रोजन बॉन्ड, इस बॉन्ड को ब्रेक करेगी। ठीक है, अब लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या है कि किसी एक मॉलिक्यूल को यानी कि वाटर के मॉलिक्यूल को लिक्विड से वेपर फॉर्म में कन्वर्ट करना, यानी इसको लिक्विड फेज से, ठीक है, वेपर फेज में कन्वर्ट करना, यानी एवेपोरेशन करना उसकी। अब लिक्विड से वेपराइज फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जितनी हरारत यानी जितनी हीट रिक्वायर है, उस हीट को हम बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। सो इन केस ऑफ वाटर, बिकॉज देयर इज़ अ हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट इन वाटर मॉलिक्यूल, सो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन पानी के केस में जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और उस ज़्यादा लेटेंट हीट होने की वजह से वाटर मॉलिक्यूल जो है वो फ़ौरन से लिक्विड से वेपर स्टेट में कन्वर्ट नहीं होता, बल्कि उसके लिए सो मच अमाउंट ऑफ हीट इज़ रिक्वायर्ड। तो अब ज़रा सोचें स्टूडेंट, इसका फ़ायदा क्या है लिविंग ऑर्गेनिज्म को? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का ज़्यादा होना इन केस ऑफ वाटर, उसका फ़ायदा क्या है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में हम जानते हैं कि ऑलमोस्ट 70 to 95% जो बॉडी है ना, 70 to 95% एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो उसकी बॉडी में पानी होता है। ठीक है, हम खुद अपनी बात करें तो हमारे अपनी बॉडी में 60% वाटर है, हमारी अपनी खुद की बॉडी में 60% वाटर है। अब जब इतना वाटर हमारी बॉडी में होगा, समझ लीजिए कोई बीकर शिकर नहीं है, ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, ये बॉडी है उसकी, और उसकी बॉडी में कह लें 60% वाटर है। जब इतना वाटर होगा और सराउंडिंग में यानी एनवायरमेंटल हीट एनर्जी जो है, यानी हमारे इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट में अगर एकदम से टेम्परेचर ज़्यादा होगा, आई मीन नॉर्मली हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री होता है, और फ़र्ज़ करें एनवायरनमेंट का टेम्परेचर जो है बढ़ के 50 डिग्री हुआ है जी, 50 डिग्री सेल्सियस अगर एनवायरनमेंट का टेम्परेचर हुआ है, तो एकदम से जो एनवायरनमेंट के टेम्परेचर में इजाफा हुआ है ना, ठीक है, हो सकता है इस इजाफे के लिए 30 मिनट लगे हों या 2 घंटे लगे हों, यानी ये जो ड्रास्टिक इंक्रीज़ इन टेम्परेचर है और सडन इंक्रीज़ इन टेम्परेचर है, इससे क्या हो सकता है कि बॉडी जो है वो ओवर हीट हो सकती है। ठीक है, मतलब आप सड़क पर खड़े हैं तो आप देखते हैं कि सड़क पर खड़ी जो गाड़ी है उसका बोनेट जो है वो गर्मियों में बहुत गर्म हो जाता है, लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है वो इस तरीके से सुपर हीट नहीं होती। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में आधे से ज़्यादा तो पानी होता है, और ये जो पानी है इसकी ये खूबी है, ये सलाहियत है कि ये अपने टेम्परेचर में खातर खा इजाफा नहीं होने देता। इवन इन्वायरमेंटल टेम्परेचर यानी एयर का टेम्परेचर जितना मर्जी चेंज क्यों ना हो जाए, यानी बढ़ क्यों ना जाए,
तो इस वजह से और इसके पीछे क्या वजह है, इसके पीछे वजह है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो जिसको ब्रेक करने के लिए यानी फ्रॉम लिक्विड टू वेपर्स में कन्वर्ट करने के लिए हमें वाटर मॉलिक्यूल के दरमियान जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसको ब्रेक करना होगा। और उस हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ब्रेक करने के लिए वाटर मॉलिक्यूल को रिक्वायर होती है सो मच अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज़ ऑल्सो नोन एज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो अगर ये आप एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हैं ठीक है, तो पानी जो है वो लिक्विड से वेपर फेज में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। लेकिन नॉर्मली लिविंग सिस्टम्स के अंदर ये काम फ़ौरन से नहीं होता। उसकी वजह क्या है, एक तो वाटर की ये लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बहुत ज़्यादा होने की वजह से वाटर मॉलिक्यूल एकदम से एनवायरनमेंट में कोई चेंज आया यानी टेम्परेचर बढ़ा तो फ़ौरन से वाटर मॉलिक्यूल के उस तरीके से लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी जो है वो इस तरीके से फ़ौरन से ही सुपर हीट या ओवर हीट नहीं होती है। और उसकी वजह क्या है, वाटर की लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। स्टूडेंट ये बहुत इंटरेस्टिंग है। हमारी बॉडी जब गर्मी पड़ती है फिर हमें पसीना आता है और पसीना जो है ये कूलिंग इफेक्ट करता है, दैट इज़ एवेपोरेशन। पानी की ये भी एक खसूसियत है कि वाटर जो है वो एवेपोरेटिव कूलिंग इफेक्ट रखता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी से एक्स्ट्रा जो है वो मतलब स्वेटिंग होती है और वाटर एवेपोरेट होता है। सिमिलरली यही एवेपोरेशन का प्रिंसिपल जो है वो लीव्स के अंदर होता है कि गर्मियों में जब हम दरख्तों के नीचे जाते हैं तो उनकी जो सतह से जो टेम्परेचर यानी उनकी जो लीव से जो वाटर इवॉल्व हो रहा है, एवेपोरेट हो रहा है, उससे लीव की जो सरफेस है वो ठंडी हो रही होती है और इन रिटर्न प्लांट जो है उसको कूलिंग मिल रही होती है। सो हीट ऑफ वेपराइजेशन का दूसरा जो बेनिफिट है वो ये है कि इट कॉज कूलिंग इफेक्ट। तो स्टूडेंट ये तो था वाटर के हवाले से। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो कॉन्सेप्ट है हीट ऑफ वेपराइजेशन ये भी तफसील से समझ आया होगा। जी तो स्टूडेंट्स हमारा अगला टॉपिक है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर का मतलब क्या है कि वाटर जो है ये एक ऐसा मॉलिक्यूल है, एक ऐसा कह लें एक चीज़ है, कंपाउंड है कि ये बहुत ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब कर लेता है और दैट इज़ नॉन एज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। अगर हम इसको डिफाइन करें तो हम कहेंगे इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर फ्रॉम 15 to 16। यानी किसी एक टेम्परेचर पर लेट सपोज 15 डिग्री वाटर का टेम्परेचर है, वाटर के 1 ग्राम का 1 ग्राम ऑफ वाटर है हमारे पास जिसका इनिशियली टेम्परेचर जो है यानी टेम्परेचर 15 डिग्री है इनिशियल टेम्परेचर। हमने उसका टेम्परेचर रेज कर दिया 15 से, हमने उसका टेम्परेचर 16 डिग्री कर दिया, 15 से 16 डिग्री यानी टेम्परेचर में इजाफा कर दिया। तो अब 1 डिग्री टेम्परेचर में इजाफा किया है और वाटर की अमाउंट कितनी 1 ग्राम। तो इस एक डिग्री टेम्परेचर में इजाफे के लिए जितनी हीट एनर्जी लगी है ना, रिक्वायर्ड हुई है, वो उसकी हीट कैपेसिटी वाटर की कहलाएगी। तो वाटर की हीट कैपेसिटी जो है बहुत ज़्यादा है। मतलब पानी जो है वो अपने टेम्परेचर में तब्दीली किए बगैर यानी वाटर फ़ौरन से गर्म नहीं हो जाता। आपने घरों में भी देखा होगा कि अक्सर जो है खाने का जो बर्तन है जिसमें खाना पकाया जाता है, अगर हमें समटाइम्स उसमें पानी भर के रखना हो और पानी भर के उसको चूल्हे पर रख दें तो क्या होता है कि वो बर्तन जो है चूल्हा ऑन कर दें और वो बर्तन जो है फ़ौरन से गर्म नहीं होता और ना ही उसमें मौजूद पानी है। लेकिन इसके बजाय अगर आप खाली बर्तन को चूल्हे पर रख दें तो आप देखेंगे 1 मिनट से पहले वो बर्तन जो है वो सुपर जो है वो हीट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा, इवन उसको आप हाथ नहीं लगा सकेंगे। तो इसकी वजह क्या है, पानी जो है वो फ़ौरन से गर्म नहीं होता और उसकी वजह क्या है, उसकी वजह है कि पानी की हीट कैपेसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा है। किसी दूसरे लिक्विड से पानी की हीट कैपेसिटी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। और इसके पीछे क्या वजह है, इसके पीछे जो पिछला टॉपिक पानी के अंदर हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वाटर जो है, क्योंकि देखें स्टूडेंट्स वाटर के दो वाटर मॉलिक्यूल के दरमियान जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो वाटर मॉलिक्यूल्स को कहीं हिलने नहीं देती, मतलब कहीं जाने नहीं देती। और अगर आपने उस हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ब्रेक करना है तो उसके लिए आपको टेम्परेचर चाहिए, एनर्जी चाहिए। और अगर आप वो एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो सबसे पहले वो एनर्जी यानी जो हीट आप दे रहे हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड ही उसको इस्तेमाल करेगा अपने आप को तोड़ने के लिए। और जब तक हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक नहीं होगी क्या लें कि वाटर मॉलिक्यूल जो है वो एनर्जी को जो आप दे रहे हैं वो जज़ब करता रहेगा, एब्जॉर्ब करता रहेगा। और इस तरीके से वाटर मॉलिक्यूल जो है वो एक वक्त में बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है एंड दैट इज़ हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। ठीक है।
और इस हीट कैपेसिटी की वजह से कह लें बहुत बेनिफिट्स हैं वाटर के, कि वाटर जो है एक हमारी बॉडी में भी वाटर प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी का टेम्परेचर, चाहे इन्वायरमेंट का टेम्परेचर जितना भी चेंज क्यों ना हो जाए, हमारी खुद की बॉडी का टेम्परेचर जो है वो फ़ौरन से चेंज नहीं होता। लेकिन कुछ बातें और भी हैं, जैसे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जो है वो एक मैकेनिज़्म होता है वाटर रेगुलेशन का, जिसको हम क्या बोलते हैं, थर्मो रेगुलेशन, कि बॉडी के अंदर जो है वो टेम्परेचर की रेगुलेशन होती है। थर्मो रेगुलेशन में क्या होता है कि जैसे हम मैमल्स हैं, हमारी बॉडी में स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, तो ये स्वेट ग्लैंड जो है जब हमें गर्मी लगती है तो पसीना आना शुरू हो जाता है, और वो जो पसीने के ड्रॉप्स हैं जब वो स्किन से एवेपोरेट होते हैं तो हमें कूलिंग इफेक्ट मिलता है, ठीक है। तो जो कि हम पिछले टॉपिक में पढ़ चुके हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। इसी तरीके से हीट कैपेसिटी का हमें बहसियत लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या फ़ायदा है कि आपने देखा होगा जो ओशंस के अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म है, समंदर में जो ज़िंदगी मौजूद है, ज़मीन की सतह से समंदरों में ज़्यादा लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं, और वैसे भी जो है वो पानी जो है ज़मीन की सतह पर 3/4 यानी कि तकरीबन 3/4 जो है वो वाटर मौजूद है ऑन द प्लैनेट अर्थ। इतना ज़्यादा पानी, और इस पानी में फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं। तो आपने देखा कि जब सनलाइट पड़ती है ज़मीन के ऊपर, तो सनलाइट जो है जब खुश्क ज़मीन पर, लैंड पर पड़ती है, तो लैंड को फ़ौरन गर्म कर देती है, और इस तरीके से वहाँ पर मौजूद चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती हैं। इसी तरीके से जब ज़मीन पानी की किसी बॉडी पर यानी वाटर बॉडी पर पड़ती हैं, ओशन रिवर्स वगैरह पर पड़ती हैं, तो रिवर जो हैं उनके टेम्परेचर में जितनी देर दिन में सूरज ने रहना होता है, इतनी देर में रिवर और ओशंस के टेम्परेचर में इजाफा नहीं होता, और यानी वो बहुत ज़्यादा उबलना और खौलना नहीं शुरू कर देते, ठीक है। और जिसकी वजह से एक कांस्टेंट इन्वायरमेंट जो है, कांस्टेंट इन्वायरमेंट मिल रहा होता है। कांस्टेंट इन्वायरमेंट का मतलब है कि फ़र्ज़ करें ये हमारे पास ओशन की जो सरफेस है, इसके नीचे ये जो ऑर्गेनिज़म रह रहे हैं, समुद्री जो मखलूक़ात जो भी हैं, ठीक है, वो रह रही हैं। तो अगर यहाँ एक कांस्टेंट इन्वायरमेंट होगा, ठीक है, चाहे बाहर सन जितना मर्ज़ी अपनी आबो ताब में है, सन की रेज़ इस तरीके से पड़ रही हैं, ठीक है, तो ये ओशन है हमारे पास, और इस तरीके से ये लैंड है, ठीक है, तो सन रेज इधर भी पड़ेंगी। तो ये वाला एरिया जो है इसमें कांस्टेंट जो है वो एक एनवायरनमेंट रहता है। उसकी वजह यह है कि वाटर इस हीट को एब्जॉर्ब करता रहता है, लेकिन अपने टेम्परेचर में कोई खातर खा इजाफा नहीं होने देता। मे भी थोड़ा बहुत स्लाइड जो है वो इंक्रीज़ इन टेम्परेचर होता होगा, लेकिन इतने स्लाइड इंक्रीज़ में लाइफ को कोई थ्रेट नहीं है। जो ओशंस के अंदर रहने वाले जो मछलियाँ वगैरह हैं उनको कोई मसला नहीं होता। ऑन द कंट्रेरी अगर आप देखें, लैंड के ऊपर जब वाटर जो है वो जब पड़ती है सन रेज, तो लैंड जो है यहाँ वाटर नहीं होता, तो ये फ़ौरन से गर्म हो जाती है। मतलब यहाँ अगर चट्टानें हैं, ज़मीन है, मट्टी है, कुछ भी है, कोई ठीक है डिफरेंट एरिया, तो यहाँ फ़ौरन गर्म हो जाएगी। लेकिन अगर लैंड पर फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट, तो फिर शायद मुश्किल है, शायद नहीं, डेफिनेटली, क्योंकि फॉरेस्ट की जो लीव की सरफेस है, ट्रीज़ की सरफेस है, यानी लीव्स के ऊपर से वाटर एवेपोरेट होता है, तो वहाँ जो है वो कूलिंग इफेक्ट होता है, सो जिसे सराउंडिंग का टेम्परेचर स्लाइटली डिक्रीज़ होता रहता है, यानी कोई इंक्रीज़ इन टेम्परेचर नहीं होता। तो स्टूडेंट ये तो था स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। और ये हीट कैपेसिटी के पीछे कौन सी एजेंसी है? दैट इज़ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो मैं अगेन बार बार हाइड्रोजन बॉन्डिंग का नाम लेता हूँ, क्योंकि मैंने ज़ोर ये देना है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की ही वजह से वाटर की ये जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रॉपर्टीज़ हैं वो इसी यूनिक प्रॉपर्टी और इस यूनिक बॉन्डिंग यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। वाटर एज ए रीएजेंट, यानी हम वाटर की बात कर रहे हैं, ये एक रीएजेंट है। तो रीएजेंट कैसे है स्टूडेंट्स? अगर आपको याद हो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, सिंथेसिस, मैं सिर्फ हिंट दूंगा क्योंकि ये प्रोसेस हम डिटेल में पढ़ेंगे। फोटोसिंथेसिस में ना फोटोसिंथेसिस को स्प्लिट किया जाता है इनटू टू प्रोसेसेस। वन इज़ लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन नॉन एज लाइट रिएक्शन, एंड अदर इज़ लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन विच इज़ ऑल्सो नॉन एज डार्क रिएक्शन। सो लाइट रिएक्शन में एक प्रोसेस होता है फोटोलाइसिस, जिसको फोटोलिसिस बोलते हैं। फोटोलिसिस में क्या होता है कि लाइट फोटोन आता है, वाटर मॉलिक्यूल को स्प्लिट कर देता है इनटू हाइड्रोजन आयंस प्लस ऑक्सीजन एटम, ठीक है, या मैं इसको हाफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बना देता हूँ।
तो दिस इज़ व्हाट वी कॉल फोटोलाइसिस, यानी 1 फोटोन जो है वो वाटर मॉलिक्यूल को स्प्लिट कर देता है, तो हमारे पास हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और 2 इलेक्ट्रॉन जो इस तरीके से हासिल होते हैं। तो अगर आप देखें कि इसमें ये जो वाटर मॉलिक्यूल यूज़ हुआ है, ये एक कह लें एक रीजेंट के तौर पर, एक रिएक्टेंट के तौर पर, एक मॉलिक्यूल के तौर पर ये यूज़ हो रहा है। तो ये हमारे पास बाद में ये इलेक्ट्रॉन और इनको इस्तेमाल कर लिया जाता है एनर्जी के लिए। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जो है वो एक मैकेनिज़्म है। इसी तरीके से हाइड्रोजन पंप्स होते हैं जो एटीपी जनरेशन के लिए यूज़ करते हैं। तो ये हम जब पढ़ेंगे तफसील से इंशाअल्लाह ताला, तो ये सारा हम जो है वो देखेंगे फोटोसिंथेसिस को जब हम डिटेल में पढ़ रहे होंगे। तो ये एक एग्जांपल है वाटर एज एन रिएजेंट। एक और एग्जांपल लेते हैं। आपने डाइजेशन का प्रोसेस देखा होगा, डाइजेशन। स्टूडेंट, डाइजेशन जो है इसके लिए एक और टर्म यूज़ की जाती है हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलाइसिस या हाइड्रोलिसिस। जी, डाइजेशन यानी हाइड्रोलिसिस में क्या होता है कि इसमें जैसे स्टार्च है, ठीक है, स्टार्च हमें पता है कि ये एक पॉलीमर है, ठीक है, मोनोमर से मिलकर बना हुआ एक पॉलीमर है, और इसमें 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होता है बिटवीन ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो ये अल्फ़ा डी ग्लूकोज है। ये आप सेकंड चैप्टर में मुझसे पढ़ चुके हैं तफसील के साथ। आप सेकंड चैप्टर को देख सकते हैं, उसमें मोनोसैकेराइड का पॉलीसैकेराइड का टॉपिक है, तो उसमें ये मैंने पढ़ाया हुआ है। तो जब हम एक बड़े मॉलिक्यूल को यानी एक पॉलीमर को उसको ब्रेक करना होता है तो वाटर इज़ रिक्वायर्ड। अब हाइड्रोलिसिस जो है, जब एक बड़े मॉलिक्यूल को ब्रेक करना होता है तो उसमें हम वाटर ऐड करते हैं, ठीक है, और स्टार्च जो है ये ग्लूकोज मोनोमर्स में डिसोसिएट हो जाती है, ब्रेक हो जाती है, ठीक है। और इसके कंट्रेरी अगर इसका उलट क्या है, हाइड्रोलिसिस का उलट है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन में क्या होता है कि 2 छोटे मॉलिक्यूल्स आपस में मिलते हैं और वाटर मॉलिक्यूल रिलीज़ कर देते हैं।